अध्याय 24 प्रॉफिट की संभावनाएं। स्टॉक स्पेकुलेशन में प्रॉफिट की क्या संभावनाएं हैं? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, लेकिन इसका जवाब देना मुश्किल है। जेम्स आर कीन ने कहा है, बहुत से लोग वॉल स्ट्रीट पर अमीर बनने के लिए आते हैं, वे हमेशा दिवालिया हो जाते हैं। अन्य लोग वॉल स्ट्रीट पर उचित रिटर्न के लिए बुद्धिमानी से काम करने के लिए आते हैं, वे आमतौर पर अमीर बन जाते हैं। हालांकि यह सच है कि लगभग सभी स्टॉक ट्रेडर जो स्टॉक ट्रेडिंग में बहुत कम समय में असामान्य रूप से बड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, हार जाते हैं। फिर भी यदि आप अच्छे निर्णय और धैर्य से काम लें तो असामान्य प्रॉफिट कमाया जा सकता है। रॉजर डब्ल्यू बेब्सन की अपनी पुस्तक बिजनेस बैरोमीटर्स में प्रॉफिट की संभावनाओं के बारे में ऐसी भाषा में बात की है जिसे प्रमोटर द्वारा इस्तेमाल किए जाने पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाएगा, और फिर भी वे ट्रेडर्स को अपनी सलाह में बेहद रूढ़िवादी है। वे सलाह देते हैं कि कभी भी मार्जिन पर खरीदारी न करें, कभी भी शॉर्ट सेल न करें और अधिकांश समय मार्केट से पूरी तरह बाहर रहें, न तो खरीदें और न ही बेचें। यहाँ उनकी पुस्तक से एक उदाहरण दिया गया है जो 50 वर्षों की अवधि में $2,500 के निवेश के विस्तृत विवरण के बाद आता है। ऊपर दिया गया उदाहरण दिखाता है कि 50 साल पहले कुछ मानक स्टॉक में रूढ़िवादी तरीके से निवेश किए गए $2,500 की राशि आज $10 लाख से अधिक हो सकती है। ये न केवल सख्ती से निवेश स्टॉक है, बल्कि ये ऐसे स्टॉक भी हैं जिनकी कीमत में तुलनात्मक रूप से बहुत कम उतार चढ़ाव होता है। इसके अलावा यह हर 3 या 4 साल में केवल एक बार खरीदने या बेचने का आदेश देकर संभव हुआ। यदि अन्य स्टॉक जो डिविडेंड भुगतान करता नहीं थे और जिन्होंने अधिक उतार चढ़ाव दिखाया है खरीदे गए होते और इंटरमीडिएट उतार चढ़ाव का प्रॉफिट उठाया गया होता तो $2,500 की राशि बहुत बड़ी होती। इंटरमीडिएट मूवमेंट से तात्पर्य साप्ताहिक मूवमेंट से नहीं है जिसे सामान्य पेशेवर ऑपरेटर नोट करता है, बल्कि कई महीनों और संभवतः 1 वर्ष या उससे अधिक तक फैले व्यापक मूवमेंट से है। फिर भी इन व्यापक इंटरमीडिएट मूवमेंट्स को एक रूढ़िवादी निवेशक द्वारा नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि केवल लंबी अवधि तक फैले मूवमेंट्स का सही निदान करना संभव है। कई ब्रोकर्स का मानना है कि 6 या 8 महीने के इन इंटरमीडिएट मूवमेंट्स को भी समझना संभव है, और यदि ऐसा है तो निम्नलिखित परिणाम संभव होंगे। 1870 में सेंट पॉल में निवेश किए गए $5,000 की राशि आज $1 करोड़ से अधिक होगी। 1870 में यूनियन पैसिफिक में निवेश किए गए $5,000 की राशि आज $1.5 करोड़ से अधिक होगी। सेंट्रल ऑफ न्यू जर्सी में निवेश किए गए $5,000 की राशि आज $3 करोड़ से अधिक होगी। नॉर्दर्न पैसिफिक में निवेश किए गए $5,000 की राशि आज $5 करोड़ से अधिक होगी। ये आंकड़े इस धारणा पर आधारित नहीं है कि निवेशक प्रत्येक वृद्धि के टॉप पर बेच रहा था या प्रत्येक गिरावट के निचले स्तर पर खरीद रहा था, बल्कि यह है कि तकनीकी स्थितियों के अध्ययन के आधार पर ये लेन देन औसत उच्च और औसत निम्न कीमतों पर किए गए थे। यदि बेब्सन की सलाह का पालन करके इतना बड़ा प्रॉफिट कमाया जा सकता है तो निश्चित रूप से रूढ़िवादी मार्जिन पर खरीद करके, और जब सभी स्थितियां इसके पक्ष में हों तो शॉर्ट सेलिंग करके भी बड़ा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, जबकि बहुत ज्यादा रिस्क उठाए बिना बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने की संभावनाएं हैं। लेकिन जो लोग धैर्यवान हैं और अच्छी सूझबूझ रखते हैं, उन्हें थोड़े से मुनाफे से संतुष्ट हो जाना चाहिए, अगर यह रिस्क को खत्म करने के प्रयास में बहुत सावधानी बरतने का नतीजा है। बेशक आप अपने स्पेकुलेशन फंड के एक छोटे से हिस्से के साथ बहुत ज्यादा रिस्क उठा सकते हैं, जितना कि आप इसके पूरे हिस्से के साथ नहीं उठा सकते। आपके पास जितना कम पैसा है जिससे आप अनुमान लगा सकें, आपको उतना ही सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकते, उन्हें अपने फंड को अच्छे सुरक्षित निवेशों में निवेश करना चाहिए, लेकिन यह पुस्तक स्पेकुलेटर्स के लिए ही लिखी गई है। हमारा मानना है कि कई वर्षों तक नियमित रूप से किया गया सावधानीपूर्वक स्टॉक स्पेकुलेशन किसी भी अन्य चीज की तुलना में अधिक रिटर्न देता है, और अगले अध्याय में हम आपको बताएंगे
कि आपको मार्गदर्शन के लिए जानकारी कहां से मिलेगी। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 25। मार्केट इन्फॉर्मेशन। आपको मार्केट की इन्फॉर्मेशन कहां से मिलती है? शायद ज्यादातर लोग इसे डेली न्यूज़पेपर से प्राप्त करते हैं। जब आप किसी प्रमुख महानगरीय अखबार की वित्तीय खबरों को देखते हैं और देखते हैं कि उसमें कितनी जानकारी है, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ ही घंटों में इस मामले को प्रेस के लिए तैयार करने के लिए कितनी बड़ी मात्रा में काम करना पड़ा है। रिपोर्ट की पुष्टि करने के लिए समय नहीं है। यह जरूरी है कि बहुत से लेख केवल कल्पना से लिखे जाएं, अफवाहों पर आधारित हों। साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएं अपने इन्फॉर्मेशन में ज्यादा सटीक हो सकती है, लेकिन वे भी हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। प्रकाशित होने वाली ज्यादातर वित्तीय खबरें ऐसी एजेंसियों से आती है जो विश्वसनीय नहीं होती। हेनरी क्लूज उनके बारे में क्या कहते हैं, सुनिए। इन कैटरर्स में मुख्य रूप से वित्तीय समाचार एजेंसियां और सुबह की वॉल स्ट्रीट समाचार पत्रिकाएं शामिल है, जो विशेष रूप से स्टॉक एक्सचेंज में केंद्रित स्पेकुलेशन हितों के लिए समर्पित है। इन एजेंसियों का उद्देश्य उपयोगी है, लेकिन जनता को यह उम्मीद करने का अधिकार है कि जब वे ऐसी जानकारी के लिए सदस्यता लेते हैं जिस पर बहुत अधिक लेन देन किया जा सके, तो समाचार की खरीद और प्रकाशन में अत्यंत सावधानी, जांच और निष्ठा बरती जानी चाहिए। जो कुछ भी इससे कम होता है वह ग्राहकों के साथ खराब सेवा और बुरे विश्वास से भी बदतर है। यह बेईमानी और शरारत है, और फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन साधनों के माध्यम से जनता तक पहुंचने वाली बहुत सी तथाकथित खबरें इस निंदा के अंतर्गत आती है। पॉइंट्स और पुफस, अलार्म्स और अनियर्स, जो स्पष्ट रूप से धोखा देने और गुमराह करने के लिए रखी जाती है, इन माध्यमों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित होती है, इतनी आसानी से कि कोई संभावित औचित्य नहीं रह जाता। ये चूक इस तरह के चरित्र के समाचारों के संकलन से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई जल्दबाजी के कारण है, उचित जानकारी के अभाव के कारण है। छानबीन और सावधानी कम दोषी कारणों से कितनी दूर तक, मैं यह तय करने का दावा नहीं करता, लेकिन यह हर पर्यवेक्षक द्वारा स्वीकार किया जाएगा कि छद्म समाचारों का प्रसार अक्सर असाध्य नुकसान का कारण बनता है। न ही यह केवल झूठी सूचना प्रसारित करने के मामले में इन समाचार विक्रेताओं का दोष है। गुटों के हित में पॉइंट्स को बेचने की आदत, लोगों को क्या खरीदना चाहिए और क्या बेचना चाहिए, इस बारे में सलाह देने की वॉलंटियरली उनके संपादकीय विचारों में व्याप्त मजबूत अटकलबाजी पूर्वाग्रह, ये चीजें ज्यादातर लोगों को पत्रकारिता के वास्तविक कार्यों का घृणित दुरुपयोग लगती है। बेशक हर ट्रेडर को एक या एक से ज्यादा ब्रोकर से मार्केट लेटर मिलते हैं। ये कई और अलग अलग तरह के होते हैं। इनमें से कुछ बहुत सावधानी से तैयार किए जाते हैं और विश्वसनीय जानकारी देते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ब्रोकर का मार्केट लेटर बिजनेस पाने के उद्देश्य से प्रकाशित होता है, और बिजनेस सिर्फ ग्राहकों के बिजनेस से ही बनता है। इसलिए ब्रोकर के हित में यह है कि उसके ग्राहक कुछ ट्रेड के बजाय कई ट्रेड करें। अपनी पुस्तक बिजनेस बैरोमीटर में रोजर डब्ल्यू बेबसन ने स्टॉक एक्सचेंज हाउस के कस्टमर्स रूम के मैनेजर द्वारा उन्हें लिखे गए एक पत्र को पुनः प्रस्तुत किया है। हम इस पत्र को सभी ट्रेडर्स के लिए इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि हम इसे यहाँ पुनः प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता ले रहे हैं। हर तरफ से वॉल स्ट्रीट में बनी किस्मत के बारे में सुनकर मैंने कॉलेज के स्नातक होने के बाद खुद को फाइनेंस के लिए समर्पित करने का फैसला किया। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्रथम श्रेणी के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हाउस में पद प्राप्त किया। अंततः फर्म के लिए हैंडशेकर बन गया, यानी ग्राहकों के कमरे का एक प्रबंधक। इसलिए मुझे स्टॉक बिजनेस का आकार जानने का एक असाधारण अवसर मिला। प्रबंधक का मुख्य कर्तव्य ऑफिस में आने वाले ग्राहकों से मिलना, उन्हें बताना कि मार्केट कैसे काम कर रहा है, लेकिन असली कर्तव्य होम के लिए बिजनेस प्राप्त करना है। एक बार एक बहुत ही अजीब आदमी ऑफिस में आया। वह लगभग 45 वर्ष का था। एक फीका कट अवे कोट, हाई वाटर ट्राउजर और ईस्ट साइड लो क्राउन डर्बी हैट पहने हुए था। एक ऊंचे कर्कश आवाज में उसने कहा,
कि वह आपके मिल्वॉकी हाउस को जानता है और एक खाता खोलना चाहता है। बेशक हम सभी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि यहाँ एक नया ग्राहक था। एक दिन बोस्टन में रहते हुए उसने ग्रेन मार्केट के बारे में पूछताछ करने के लिए हमें लंबी दूरी के टेलीफोन पर बुलाया। मेरे एक सहायक ने उससे कमीशन पाने की इच्छा से कहा, हमने सुना है कि दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में तेजी आ रही है, बेहतर होगा कि आप इसमें शामिल हो जाएं। उसने कहा, ठीक है, मार्केट में मुझे 100 खरीद दो। स्टॉक खरीदा गया, लेकिन उसे अपनी खरीद पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके बाद मार्केट में लगातार गिरावट आई और जब तक वह बोस्टन से वापस आया तब तक उसमें भारी नुकसान हो चुका था। जिस व्यक्ति ने इसे खरीदने की सलाह दी थी उसे स्टॉक के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने बस एक मौका लिया क्योंकि उसे पता था कि मार्केट में आगे बढ़ने के लिए केवल 2 ही रास्ते हैं और यह ऊपर की ओर जा सकता है। ऐसी स्थिति में होम के लिए $25 का कमीशन कमाने के अलावा उसे अपने अच्छे निर्णय के लिए पीठ थपथपाई जाएगी। अगर मार्केट नीचे चला जाता, जैसा कि हुआ, तो भी वह $25 कमा सकता था। मैं यह कहने का साहस करता हूं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 99% अटकलें तथा तथाकथित टिप्स पर आधारित है। मैनेजर को बिजनेस को अपनी स्थिति और वेतन बनाए रखने के लिए प्राप्त करना है और यह केवल लोगों को मार्केट में धोखा देकर किया जा सकता है। इसलिए वह पेशेवर टिप्सटर की डोप शीट और अपनी भावनाओं का प्रॉफिट उठाता है और बकबक करने वाले लैम्ब को सकारात्मक जानकारी देता है कि स्टैंडर्ड ऑयल सेंट पॉल को आगे बढ़ा रहा है या कि कुछ प्रभावशाली बैंकर यूनियन पैसिफिक को धमका रहे हैं। लैम्ब स्टॉक खरीदता है, ब्रोकर को कमीशन मिलता है और फिर लैम्ब अपने $1000 के मार्जिन को मूल्य में उतार चढ़ाव देखता है, जिससे वह बहुत चिंतित हो जाता है। अब यह $1100 तक बढ़ गया है, फिर $950 तक गिर गया, फिर $900, $800, फिर वापस $850 और फिर यह टोबोगन को $300 तक ले गया, जिस पर ब्रोकर मार्जिन मांगता है और यदि वे आगे नहीं आते हैं तो उसको बेच देता है। पूरी अटकलें मैनेजर के आधार पर होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक्स में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ऐसे लोग जो घर पर पोकर नहीं खेलते हैं और फारो और रूले के उल्लेख पर चौंक जाते हैं, जिसे कोई भी पुराना व्यक्ति आपको बताएगा कि स्टॉक मार्केट की तुलना में हारना आसान है। वे सोचते हैं कि जब वे स्टॉक मार्केट की टिप्स पर पैसे बनाने की कोशिश करते हैं तो वे व्यावसायिक निर्णय का उपयोग कर रहे होते हैं। सामान्य ज्ञान वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि जॉन्सटाउन बाड़ में ब्रश डैम की तुलना में सक्रिय बाजार में 10% मार्जिन की कोई संभावना नहीं है। मार्जिन पर इस तरह के सट्टेबाजी के कारणों में से एक यह है कि ब्रोकर का कमीशन केवल 121/2 सेंट प्रति स्टॉक है और यह छोटे छोटे लॉट बिजनेस करने के लिए भुगतान नहीं करता है। $1000 के मार्जिन से केवल 10 स्टॉक खरीदे जा सकते हैं और ब्रोकर को खरीदने के लिए $1.25 और बेचने के लिए $1.25 मिलेंगे, जबकि 100 स्टॉक्स पर मार्जिन के रूप में समान राशि ब्रोकर को शेष राशि पर ब्याज के अलावा प्रत्येक तरह $12.50 देती है। शुद्ध परिणाम यह है कि किसी भी दी गई राशि के 10% मार्जिन पर एक स्पेकुलेटर अपने प्रॉफिट को 10 से गुणा करता है और अपने नुकसान को उन पर 10 से गुणा करता है। ऐसा तब होगा जब वह स्टॉक को सीधे खरीदकर घर ले जाएगा। उसके पक्ष का ब्रोकर अपने कमीशन को निवेश बिजनेस करने पर मिलने वाले कमीशन से 10 गुना बढ़ा देता है। उपरोक्त पत्र से आपको औसत ब्रोकर के ऑफिस के एक कर्मचारी के रवैये का अंदाजा हो जाता है। अगर उसका रवैया अलग होता तो उसे अपने नियोक्ता के प्रति वफादार नहीं माना जाता। जब इस तरह का रवैया ब्रोकर के मार्केट पत्रों को प्रभावित करता है तो वे अविश्वसनीय नहीं होते। आप पूछ सकते हैं कि क्या मार्केट के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी है? हाँ है। कई बड़ी संस्थाएं हैं जो फंडामेंटल स्टैटिस्टिक और विभिन्न कंपनियों के स्टैटिस्टिक का अध्ययन करती है और इस ज्ञान के आधार पर अपने ग्राहकों को जानकारी देती है। हमारा मानना है कि यह एकमात्र ऐसी जानकारी है जो एक ट्रेडर के लिए बहुत मूल्यवान है। स्टैटिस्टिकल जानकारी को छोड़कर बेचे गए स्टॉक्स की संख्या और जिस कीमत पर वे बेचे गए हैं
जो उसे अपने दैनिक या साप्ताहिक पत्रों से मिलती है। इस तरह के प्रमुख संगठन इस प्रकार हैं: स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक कंपनी इंक, बेप्सन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, द ब्रुकमायर इकोनॉमिक सर्विस, हार्वर्ड इकोनॉमिक सर्विस, पुअर्स इन्वेस्टमेंट सर्विस, मूडीज इन्वेस्टमेंट सर्विस, रिचर्ड डी वाइकोफ एनालिटिकल स्टाफ। ऊपर बताए गए संगठन इस तरह के मुख्य संगठन हैं। उनकी सेवा की सदस्यता की कीमत $85 से $1000 प्रति वर्ष है। इनके अलावा हमारे अलावा कुछ अन्य संगठन और व्यक्ति भी हैं जो कुछ हद तक इसी तरह की सेवा दे रहे हैं, लेकिन हम किसी ऐसे संगठन के बारे में नहीं जानते जो हमारी तरह कम कीमत पर ऐसी सेवा देता है। आपको उपरोक्त संगठनों द्वारा दी गई सेवा को उन संगठनों और व्यक्तियों द्वारा दी गई सेवा से भ्रमित नहीं होना चाहिए जो आपको यह बताने का प्रयास करते हैं कि मार्केट दिन प्रतिदिन क्या करने जा रहा है। दूसरे शब्दों में, वे मार्केट पर टिप्स देते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह के दैनिक मार्केट पत्र जारी करते हैं और अपनी सेवा के लिए $10 से $25 प्रति माह चार्ज करते हैं। लेकिन यह एक ऐसी सेवा है जिसकी हम बिल्कुल भी अनुशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि यदि आप उस तरह की सलाह का पालन करते हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क उठा रहे होंगे। आप कभी कभी बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन आपको अक्सर नुकसान भी होगा, और जब नुकसान होगा तो वह पिछले सभी लाभों से अधिक हो सकता है। हम चाहते हैं कि आप समझें कि इस तरह की सलाह हमारी अनुशंसा से पूरी तरह अलग है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 26। सफल स्पेकुलेशन। स्टॉक स्पेकुलेशन में सफलता बहुत ही सरल बातों पर निर्भर करती है। अगर आपको पता है कि क्या खरीदना है, कब खरीदना है और कब बेचना है, और आप उस जानकारी के अनुसार काम करेंगे, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। आपको लग सकता है कि ये बातें जानना असंभव है, लेकिन यह उतना मुश्किल नहीं है जितना माना जाता है। बहुत से लोग गलत समय पर स्टॉक खरीदते हैं, और जो लोग सही समय पर स्टॉक खरीदते हैं उनमें से ज्यादातर गलत स्टॉक खरीदते हैं। अभी अप्रैल 1922 की शुरुआत में स्टॉक मार्केट में खरीदारी का समय है, और यह संभव है कि यह खरीदारी का समय कुछ रुकावटों के साथ अगले 1 या 2 साल या उससे भी ज्यादा समय तक जारी रहे। हालांकि आपको यह बताना ज्यादा मुश्किल है कि कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए। सबसे पहले हम आपको उन स्टॉक्स को खरीदने से मना करते हैं जिन्हें मैनिपुलेशन करके ऊंची कीमतों पर रखा जाता है। बेशक अगर आप उन स्टॉक्स में से किसी एक में सही तरीके से निवेश करते हैं और सही तरीके से बाहर निकल जाते हैं तो आपका मुनाफा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा रिस्क उठाते हैं। और जो लोग इस तरह से 1 या 2 बार जीतते हैं, वे जल्द ही या फिर बाद में फिर से वही करने की कोशिश में सब कुछ खो देते हैं। अगर आप मोंटे कार्लो में जुआ खेलते हैं तो आपके मौके ज्यादा बेहतर नहीं होते। मैनिपुलेट किए गए स्टॉक्स को खरीदने के मौके हमेशा बाहरी व्यक्ति के खिलाफ होते हैं। इन बहुत सक्रिय अनुमानित स्टॉक के बारे में हमेशा इतना प्रचार होता है कि जनता उनकी ओर आकर्षित होती है। अखबारों और ब्रोकर्स के मार्केट पत्रों में उन्हें बहुत ज्यादा जगह दी जाती है। ऐसे स्टॉक बहुत ज्यादा कीमत पर बिकते हैं, और जब ब्रेक आता है तो इससे कई लोगों को भारी नुकसान होता है। दूसरी ओर रूढ़िवादी मार्ग का अनुसरण करके आपके पास वास्तव में न्यूनतम रिस्क के साथ बड़ा प्रॉफिट कमाने का मौका है। हम आगे 16 स्टॉक दे रहे हैं जिन्हें हमने 14 फरवरी 1922 के अपने सलाहकार पत्र में अनुशंसित किया था। उनके उस समय के अनुमानित मूल्य और 31 मार्च को अनुमानित मूल्य के साथ इन कीमतों पर पहुंचने में हमने 13 फरवरी और 31 मार्च को समापन मूल्य लिया और अंशों को छोड़ दिया। हमने उस कीमत को केवल 16 स्टॉक की सिफारिश की, और आप देखेंगे कि उनमें से प्रत्येक ने पर्याप्त प्रॉफिट कमाया है। इस शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस पर क्लिक करके इस शीट को देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 14 फरवरी को इनमें से प्रत्येक स्टॉक के 10 स्टॉक खरीदे। इनकी कीमत आपको 10,050 पड़ती है। हमने पहले 10 पर 30% मार्जिन की सिफारिश की, जिनमें से सभी डिविडेंड्स भुगतान करता थे, और अंतिम 6 पर 50% मार्जिन,
क्योंकि वे अधिक अनुमान थे और मार्केट में प्रतिक्रिया से अधिक प्रभावित होते। उस मार्जिन के आधार पर प्रत्येक के 10 स्टॉक खरीदने के लिए $3500 से थोड़ा कम की आवश्यकता होती। लेकिन मान लीजिए कि आपने $3500 लगाए। $6550 की शेष राशि पर खरीद और बिक्री कमीशन और ब्याज को ध्यान में रखते हुए, लेकिन आपको भुगतान किए गए डिविडेंड के साथ क्रेडिट करने के बाद आपका प्रॉफिट लगभग 32% या प्रति वर्ष लगभग 250% की दर से होगा। बेशक हम यह दावा नहीं करते कि हमारे द्वारा सुझाए गए रूढ़िवादी मार्ग का पालन करके आप हमेशा इतना बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। हालांकि आप मार्केट में अक्सर मिलने वाले कुछ अवसरों का प्रॉफिट उठाकर भी उतना ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन आप जो खरीदते हैं उसमें हमेशा विवेकपूर्ण विवेक होना आवश्यक है। हालांकि मान लीजिए कि आपने उपरोक्त राशि का 5वां हिस्सा या 50% वार्षिक प्रॉफिट कमाया, जो कि स्टॉक स्पेकुलेशन में आमतौर पर उठाए जाने वाले जोखिमों को उठाए बिना आसानी से संभव है। यदि आपने $1000 का निवेश किया और प्रति वर्ष 50% प्रॉफिट कमाया, तो आपने प्रॉफिट को 20 वर्षों तक हर साल उसी दर पर पुनर्निवेशित करें तो आपके पास $3 मिलियन से अधिक होंगे। जब सावधानीपूर्वक तरीकों से पालन करके इतना बड़ा मुनाफा कमाने की संभावना है, तो निश्चित रूप से उन अत्यधिक रिस्क उठाने के पक्ष में कोई तर्क नहीं है जो अत्यधिक अनुमानित स्टॉक खरीदने में देते हैं, जिनकी कीमतें जनता पर बोझ डालने के उद्देश्य से लगाई जाती है। उपरोक्त सूची में हमने जिन 10 स्टॉक्स का चयन किया है वे डिविडेंड्स देने वाले थे, और जबकि अन्य 6 नहीं थे, उन्हें उनके मार्केट प्राइस से कहीं अधिक मूल्यवान माना गया था और पूरी सूची को रूढ़िवादी लोगों द्वारा खरीदने के लिए सुरक्षित माना गया था। बहुत बार हम ऐसे स्टॉक की सूची की सिफारिश कर पाते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि वे समान रूप से बड़ा प्रॉफिट देंगे, लेकिन आपको जो स्टॉक खरीदना चाहिए वे नहीं है जो सबसे अधिक सक्रिय है, और न ही वे जिनका वित्तीय समाचारों और ब्रोकर्स के मार्केट्स लेटर्स में सबसे अधिक बार उल्लेख किया जाता है। अधिकांश लोग जो स्टॉक खरीदते हैं वे आमतौर पर वही स्टॉक होते हैं जिन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। आपको जो स्टॉक खरीदने चाहिए वे आमतौर पर वे होते हैं जिनके बारे में आप बहुत कम सुनते हैं। स्पेकुलेशन का सिर्फ एक ही सुरक्षित तरीका है, और वह है प्रत्येक स्टॉक की मूलभूत स्थितियों और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले उद्योगों के ज्ञान से निर्देशित होना। इस तरह की जानकारी देने वाले कई बड़े संगठन हैं, और जो लोग उनके द्वारा जारी किए गए मूलभूत आंकड़ों से निर्देशित हुए हैं, उन्होंने लगभग हमेशा स्टॉक स्पेकुलेशन में पैसा कमाया है। इस तरह की सेवा का मूल्य किसी भी सवाल से परे पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया है। हालांकि इनमें से ज्यादातर संगठनों की सेवा के लिए सदस्यता की लागत औसत व्यक्ति की क्षमता से ज्यादा होती है। आमतौर पर यह $100 से $1000 प्रति वर्ष के बीच होती है। हम अपने ग्राहकों को सफल स्पेकुलेशन के लिए मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से एक सेवा दे रहे हैं, जिसके लिए केवल $25 प्रति वर्ष, 6 महीने के लिए $15 या 3 महीने के लिए $10 का शुल्क देना होगा। इस शुल्क के लिए हम आपको बताते हैं कि कौन से स्टॉक खरीदने हैं, कब खरीदने हैं और कब बेचने हैं। हम आपको महीने में कम से कम 2 बार अपने सिफारिशें भेजते हैं, लेकिन अगर परिस्थितियां जरूरी बनती हैं तो हम आपको अतिरिक्त सलाह पत्र और सूचियां भी भेजते हैं। आपको अपनी मार्केट समस्याओं के बारे में असीमित व्यक्तिगत पत्राचार का विशेषाधिकार भी देते हैं। हमारी सेवा की लागत अन्य विश्वसनीय संगठनों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क की तुलना में बहुत कम है। हमारी सेवा इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों पर आधारित है। हम न्यूनतम रिस्क के साथ अधिकतम प्रॉफिट की संभावना वाले स्टॉक चुनने का प्रयास करते हैं, और इस पुस्तक में दी गई हमारी सेवा का नमूना हमारी सफलता का प्रमाण है। द एंड। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।